Assalamu alaikum everyone and welcome to today's session on website development with Azure Static Web Apps. We are thrilled to have you all here. I'm Adanaz, Beta MLSA from Jannah University for Women, and I will be your host for this session. Today's session will cover the fundamentals of creating and deploying a website using Azure Static Web Apps. Whether you are a beginner or an experienced developer, this session will provide you with valuable insights into building and deploying websites using Azure Static Web Apps. Let's start with the introduction to static web apps. What are static web apps? स्टैटिक वेब एप्स में वो वेब पेजेस होते हैं जो यूजर तक एग्जैक्टली वैसे ही पहुंचाए जाते हैं जैसे वेब सर्वर्स पर स्टोर होते हैं। जैसे डायनेमिक वेब एप में सर्वर साइड प्रोसेसिंग की नीड होती है, वैसे स्टैटिक वेब एप्स में नहीं होती। लाइक वो खुलते पेजेस वैसे ही हैं वेब पेजेस, बट उसमें डायनेमिक जो स्टैटिक सर्वर साइड प्रोसेसिंग होती है वो चीज़ नहीं होती स्टैटिक वेब एप्स में। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो फर्स्टली कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारे होते हैं, जैसे मैंने कोड डिफाइन किए हैं। तो एक हमारा होता है कि वो प्योरली क्लाइंट साइड होते हैं, मीन्स के जो हमारे सारे कोड होते हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, तो क्लाइंट साइड पर वो एग्जीक्यूट होते हैं, मतलब यूजर्स के ब्राउजर पर वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, तो किसी सर्वर साइड पर एग्जीक्यूट नहीं हो रहे होते हैं। नेक्स्ट इज कंटेंट इज प्री रेंडर्ड। प्री रेंडर्ड कंटेंट वो होते हैं जो पहले से जनरेट करके फाइल्स में स्टोर किए जाते हैं, वो एट अ टाइम जनरेट नहीं हो रहे, तो वो ऑलरेडी जनरेट किए हुए होते हैं। नेक्स्ट, हाउ स्टैटिक वेब ऐप वर्क। स्टैटिक वेब ऐप काम कैसे करती है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंटेंट डिलीवरी की। तो स्टैटिक वेब ऐप आमतौर पर स्टैटिक साइट होस्टिंग सर्विस को यूज करती है, लाइक गिटहब पेजेस वगैरह। ये सर्विसेज क्विक कंटेंट डिलीवरी के लिए कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स का इस्तेमाल करती हैं। नेक्स्ट इज क्लाइंट साइड रेंडरिंग। जब यूज़र एक पेज की रिक्वेस्ट करता है तो वेब सर्वर जल्दी से जो प्री रेंडर्ड फाइल हमारी होती हैं वो उसे प्रोवाइड कर देता है। यूज़र का जो ब्राउज़र होता है फाइल्स को प्रोसेस करता है और वेब पेजेस को रेंडर करता है। नेक्स्ट इज नो सर्वर साइड प्रोसेसिंग। स्टैटिक वेब एप्स में सर्वर साइड कोड जैसे कि PHP, नोड या पाइथन वो हर रिक्वेस्ट के लिए रन नहीं करते, बल्कि सारी प्रोसेसिंग क्लाइंट साइड मतलब यूजर के ब्राउजर में ही हो रही होती है। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिक वेब एप्स। एडवांटेजेस इसके बहुत सारे हैं। पहले हम बात करते हैं स्पीड के बारे में। तो वेब पेजेस जो है वो जल्दी लोड हो जाते हैं, उन्हें लोड होने के लिए सर्वर साइड प्रोसेसिंग का इंतजार नहीं करना पड़ता। इस वजह से हमारी जो स्टैटिक वेब एप्स होती है उनकी जो स्पीड होती है वो ज़्यादा फास्ट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्योरिटी की। क्योंकि सर्वर साइड एग्जीक्यूशन नहीं हो रही होती है स्टैटिक वेब एप्स में, इससे हमारे जो सिक्योरिटी रिस्क होते हैं वो कम आ रहे होते हैं एज कम्पेयर टू डायनेमिक वेब एप्स। आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिंप्लिसिटी की। तो स्टैटिक वेब एप्स को डिप्लॉय करना और उनको मेंटेन करना आसान हो जाता है, क्योंकि हमारे पास कोई इस पर डेटाबेस कनेक्ट नहीं होता, हम डायनेमिकली किसी चीज़ से कनेक्ट नहीं है, तो इस वजह से हम इसको डायरेक्ट फाइल्स में एडिट करके हम उसको डायरेक्टली मेंटेन ईजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉस्ट इफेक्टिव की। स्टैटिक साइट होस्टिंग जो है जनरली वो लेस एक्सपेंसिव होती है एज कम्पेयर टू फुल सर्वर इन्वायरमेंट। अगर हम बात करें डायनेमिक वेबसाइट्स की, तो वहाँ पर हमें पूरे इन्वायरमेंट की होस्टिंग करनी होती है। यहाँ पर हमें पूरे इन्वायरमेंट, तो हमारा जो इन्वायरमेंट होता है उसकी होस्टिंग हमारे एक्सपेंसिव कम होती है, क्योंकि हमारे इसमें प्री रेंडर्ड फाइल्स होती हैं, एट अ टाइम हमारी कोई चीज़ नहीं हो रही होती। अब इसके हमारे पास कुछ पॉपुलर यूज केसेस हैं।
तो पहले हम बात करते हैं पर्सनल ब्लॉग्स की। तो जो हमने ब्लॉग साइट्स देखी हैं, जो हमारी ब्लॉग साइट्स अवेलेबल होती हैं, तो उसमें हमारा कोई डायनेमिकली कोई वेब डेटाबेस कनेक्ट नहीं होता। उस जस्ट एक उन्होंने फाइल में एडिटिंग की हुई होती है और वो उस चीज़ को होस्ट कर रहे होते हैं। इसी तरीके के हमारे पोर्टफोलियोज होते हैं, जो हम लोग पोर्टफोलियोज बनाते हैं, वो भी हमारे स्टैटिक वेबसाइट्स नहीं होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन साइट्स होती हैं जहाँ पे हमारी सिर्फ डॉक्यूमेंटिंग हो रही होती हैं, और हमारे लैंडिंग पेजेस होते हैं जो हम लोग वेबसाइट यूज़ करते हैं, तो उसमें लैंडिंग पेजेस होते हैं। Now I want to move. We are delighted to announce that Kiran Panjwani of Gold MLSA will be our estimated guest speaker. Kiran Panjwani brings a wealth of expertise and experience in student leadership and cutting edge technology. As a Gold MLSA, she has consistently demonstrated her dedication in Microsoft technologies empower creativity and enhance capabilities. In this session, Kiran will deliver valuable insights into how students can utilize Azure services for deploying static web apps. Join us in welcoming Kiran Panchwani and allowing her to share her knowledge and experience with us. Over to you, Kiran. Assalamu alaikum, everyone. Thank you so much, Nida, for the warm welcome. And let me just quickly share my screen. Let me know when it's visible. Is it visible to you? Yes, Kiran, it is visible. Okay, awesome. अच्छा, सो सबसे पहले हम थोड़ा सा सेशन को इंटरेक्टिव रखेंगे और मैं डुअल लैंग्वेज चलूँगी। आई डोंट लाइक कि मैं इंग्लिश में बातें करूँ और हमारी पाकिस्तानी आवाम सुनती रहे। सो इसको हम थोड़ा सा रीडिंग मोड पर कर देते हैं ताकि मैं साइड बाय साइड चार्ट्स वगैरह भी देख सकूँ। सो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देती चलूँ। मेरा नाम किरण अमीन पंजवानी है। एज निदा इंट्रोड्यूस्ड मी, आई एम अ गोल्ड एमएलएसए और ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर भी हूँ माइक्रोसॉफ्ट में। उसके अलावा मैंने अब बहुत सारे ब्लॉग्स लिखे हैं माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड। आप उनको टेक कम्युनिटी के ऊपर चेक कर सकते हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट की है। फर्दर मोर मैं डेवसेकऑप्स और डेवऑप्स दोनों टीपीएस में लर्न कर रही होती हूँ, उस पे वर्क कर रही होती हूँ एंड माय डोमेन इज टुवर्ड्स डेवऑप्स। ठीक है, अब ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब इस पे हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आई वुड लाइक टू नो कि अभी जिस तरह से निदा ने थोड़ा सा बताया स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट्स के बारे में, सो थोड़ा सा मुझे चैट में बताएं या माइक ओपन करके बताएं कि अब तक हमने जो सीखा उसमें से आपने क्या लर्न किया और क्या एक्चुअली स्टैटिक वेबसाइट होती है। लेट मी नो। आई कैन ऑल्सो ओपन द चैट हियर। सो स्टैटिक वेबसाइट क्या होता है? व्हाट डू यू गाइस थिंक? ओके, बिलाल इज टाइपिंग समथिंग। मीनवाइल आप लोग अपने माइक्स वगैरह भी ओपन कर सकते हैं इफ यू आर कंफर्टेबल। Static website is that which is deployed on internet. ओके, बिलाल सारी वेबसाइट्स जो हैं वो इंटरनेट के ऊपर डिप्लॉय की जाती है क्योंकि वो कहीं डिप्लॉय होगी तो हमें नज़र आएगी, राइट? किसी सर्वर पर डिप्लॉय होगा तो सबको ग्लोबली वो विजिबल होगा। ठीक है, फर्दर हम इसके ऊपर बात करेंगे। और कोई कुछ शेयर करना चाहता है? स्टैटिक वेबसाइट क्या होता है? खदीजा फहीम is also typing something. Okay, static websites have stable content. ठीक है, बिल्कुल ठीक, where every user sees the exact thing. बिल्कुल ठीक है. Static website can't be changed.
यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगी कि क्या वाकई चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता। राइट नाउ ये जो स्टेटमेंट है ये आधी स्टेटमेंट है, ठीक है। अच्छा, रिस्पॉन्सिव ऑल्सो इंक्लूड, ओके ओके, सही है। अच्छा, रिस्पॉन्सिवनेस की आपने बात करी, तो रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है, लाइक इन जनरल आई एम आस्किंग, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रिस्पॉन्सिवनेस? फॉर एवरी यूजर, ठीक है ठीक है। अच्छा, बाय द वे ये आप लोग का माइक ओपन हो सकता है ना? या निदा, अगर आपने स्विच ऑफ किया हुआ तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप उनको ऑन कर दें। अच्छा, बिलाल कह रहे हैं कैन बी यूज कम्प्लीटली इन लाइक मोबाइल पीसी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और खतीजा कह रही है एडजस्टेबल फॉर डिफरेंट साइज स्क्रीन्स, बिल्कुल सही, ठीक है। तो Well, कमिंग I बैक टू, already gave access to them. ठीक है, नो इश्यूज। अच्छा, तो कमिंग बैक टू द माय क्वेश्चन, जो कि मैंने पूछा था कि स्टैटिक वेबसाइट और डायनामिक वेबसाइट में क्या फ़र्क है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ दोबारा से। तो देखिए, इन जनरल अगर हम बात करें तो देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है ना वो ये है कि कोई भी ऐसी वेबसाइट जिसका कंटेंट फिक्स्ड हो, सही है, जिसका कंटेंट फिक्स्ड हो, और डायनेमिक वेबसाइट वो होती है जिसका जो कंटेंट है वो रन टाइम पर इवन विद इन सेकेंड्स चेंज हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि जो डायनेमिक वेबसाइट्स होती हैं इसमें डिफरेंट यूजर्स ऑनबोर्ड होते हैं, डिफरेंट यूजर्स की प्रोफाइल्स क्रिएट हुई होती है, वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, वो अपना डेटा दे रहे होते हैं, वो रिक्वेस्ट पास कर रहे होते हैं सर्वर्स के ऊपर। जबकि जो स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं उस पर कोई भी रिक्वेस्ट सर्वर पर नहीं जाती, ठीक है। उसमें जो भी कंटेंट होगा, जो भी मटेरियल जो हमें सामने दिख रहा है वो फिक्स्ड है अनटिल और अनलेस हम उसको मैन्युअली चेंज नहीं कर देते। सो अगर मैं ये वाले पॉइंट पर रेफर करूं जिसमें आपने कहा कि स्टैटिक वेबसाइट्स कैन बी चेंज, तो ऐसा नहीं है, स्टैटिक वेबसाइट्स कैन बी चेंज, मगर वो तब तक चेंज नहीं होगा जब तक मैं उसको अपने कोड में जाके चेंज नहीं करती, ठीक है। स्टैटिक वेबसाइट्स यूजर की साइट पे तब तक चेंज नहीं होगा जब तक मैं चेंजेस नहीं करती, जबकि जो डायनामिक वेबसाइट्स होती है उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस आ रहे होते हैं क्योंकि उसका कोड ही इसी तरह से बना हुआ है, ठीक है। अब अगर हम स्टैटिक वेबसाइट्स को देखें तो उसमें प्योरली जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल और ये सारी चीज़ें आ सकती है, ठीक है। जबकि जो डायनामिक वेबसाइट्स होती हैं उसमें हमारे पास डेटाबेसेस इंक्लूड होते हैं, स्टोरेज इंक्लूड होता है और डिफरेंट और लैंग्वेजेस इस्तेमाल हो रही होती है। अब जैसे कि निदा ने बताया था कि इसकी सिंपल सी एक एग्जांपल है आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट, ठीक है। पोर्टफोलियो वेबसाइट क्या होती है? स्टैटिक होती है। आपकी जो रिज्यूम वेबसाइट्स होती है वो स्टैटिक होती है क्योंकि आप उसको वन पेजर टू पेजर बनाते हो, भले वो रिस्पॉन्सिव हो, ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस आ सकती है, रिस्पॉन्सिवनेस इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। स्टैटिक जो पोर्टफोलियोज होते हैं वो क्यों नहीं होते? क्योंकि उसमें देखो कोई और आपके वेबसाइट पे आके लॉगिन नहीं करेगा, ठीक है। जबकि अगर हम ऑनलाइन स्टोर्स पर देखें या फेसबुक की एग्जांपल ले लें, ठीक है, तो उसमें यूजर्स लॉगिन कर रहे होते हैं। ऑनलाइन स्टोर्स में क्या होता है, हमारे पास कार्ड्स होते हैं, चेकआउट्स होता है, प्रोडक्ट्स देख रहे होते हैं, पेमेंट ट्रांजेक्शन हो रही होती है, कितना सारा जो है रिक्वेस्ट का वो हो रहा है। एक जगह से मैं रिक्वेस्ट सेंड कर रही हूँ, दूसरी जगह से रिक्वेस्ट मुझे अप्रूव होके उसका दोबारा से डेटा मिल रहा है, डेटा रिट्रीव हो रहा है, ठीक है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है, सही है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, जबकि परफॉर्मेंस स्केबिलिटी और जितने भी बेनिफिट्स हैं वो निदा ने कवर कर लिए, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। अब
जो Azure Static Web Apps है, एज वी कैन सी कि Azure Static Web Apps जो है उसके नाम में ही स्टैटिक वेब एप्स है। ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे एक सवाल होना चाहिए कि स्टैटिक वेब एप्स जो है उसके अलावा डायनामिक वेबसाइट्स इस पे होस्ट हो सकती हैं कि नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म है ना, वो टर्म क्या रेफर कर रहा है कि जो भी वेबसाइट इसके ऊपर होस्ट होगी वो प्री रेंडर्ड होगी। ठीक है, प्री रेंडर्ड का क्या मतलब है कि कंटेंट जो है वो रन टाइम पे लोड नहीं हो रहा। ठीक है, चेंज नहीं हो रहा, वो पहले से वहां मौजूद है जो कि होस्ट हो चुका है और हमें दिख रहा है। अब उसमें यहाँ पे एक टर्म लिखी है विदाउट सर्वर साइड प्रोसेसिंग। अब सर्वर साइड प्रोसेसिंग का आइडिया है किसी को? किसी को इसके बारे में नॉलेज है, सर्वर साइड प्रोसेसिंग के बारे में? यस और नो? जस्ट क्विकली टाइप ऑन द चैट। एम आई ऑडिबल टू यू? सर्वर साइड प्रोसेसिंग का किसी को आइडिया है? इफ नहीं है तो इट इज ग्रेट, अगर है तो बताएं कि क्या होता है। यप, ऑडिबल, ओके। नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, ठीक है ठीक है, तो हम इसको कवर कर लेते हैं। तो सर्वर साइड प्रोसेसिंग इज सिंपली जी जी, बोलिए। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो। Yes, अच्छा, yes, सो you're सॉरी audible. मेरा माइक सो सॉरी मेरा माइक बंद हो गया था। तो सर्वर साइड प्रोसेसिंग के बारे में मैं बता रही थी कि सर्वर साइड प्रोसेसिंग वो कहलाता है कि सर्वर के ऊपर कोई भी रिक्वेस्ट सेंड होना। ठीक है, कोई भी डेटा को प्रोसेस करना। फॉर एग्जांपल, पीछे हमने बात की थी ऑनलाइन स्टोर और फेसबुक के बारे में, राइट? तो उसमें क्या हो रहा था, यूजर की ऑथराइजेशन होती थी, यूजर ऑथेंटिकेट हो रहा था। ठीक है, वो यूजर की तरफ से कोई भी रिक्वेस्ट अगर जाएगी तो सामने से डेटा रिट्रीव होगा या जो कंटेंट है वो लोड होगा। ठीक है, ये सारी चीजें होगी। तो सर्वर साइड प्रोसेसिंग इटसेल्फ डायनेमिक वेबसाइट्स में ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, अब हम आगे देखें अगर, तो आगे अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इसका क्या मतलब है कि अगर Azure स्टैटिक वेब एप्स सिर्फ स्टैटिक वेब एप्स होस्ट करता है तो मैं फिर डायनेमिक एप्लीकेशंस कहाँ होस्ट करूँगी। ठीक है, तो डायनेमिक एप्लीकेशंस के लिए Azure प्रोवाइड्स अ सर्विस कॉल्ड Azure ऐप सर्विस। ठीक है, या फिर Azure फंक्शंस। ये दोनों सर्विसेज Azure पोर्टल के ऊपर हमारे पास अवेलेबल होता है, जिसके थ्रू हम डायनेमिक एप्लीकेशंस को होस्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन अच्छा, जो स्टैटिक वेब एप्स है उसमें ना कुछ एक्सटेंट तक हम Azure स्टैटिक वेब एप्स को यूज करते हुए डायनामिक फंक्शनैलिटी इंक्लूड कर सकते हैं हमारी साइट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई एक एप्लीकेशन बनाई हुई है, कोई एक Azure का सॉल्यूशन बनाया हुआ है जिसमें मैंने कोई एपीआई इंटीग्रेट की हुई है। ठीक है, बट आई आई वांट के, क्योंकि उसका मेजर कंटेंट स्टैटिक वेब एप्स वाला है, मतलब स्टैटिक है। ठीक है, तो मैं उसको Azure स्टैटिक वेब एप्स के थ्रू होस्ट करूँ, तो वो चीज़ मैं यहाँ कर सकती हूँ क्योंकि वो Azure स्टैटिक वेब एप्स सपोर्ट करता है। ठीक है, इन केस अगर उससे ज़्यादा डायनामिक वेबसाइट है, कंप्लीटली वेबसाइट मेरी डायनामिक है, तो वो फिर उसके लिए मैं क्या करूँगी, Azure ऐप सर्विस का इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, इतना सबको क्लियर है? आई होप इट्स क्लियर, राइट?
ठीक है, ऑसम। सही है, तो अब हम डायरेक्टली आगे चलते हैं हमारे डेमो के ऊपर। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। हमारा मेनली फोकस यहाँ पर अज्योर स्टैटिक वेब एप्स है, तो हम वहाँ पर चलते हैं। ठीक है, अब अज्योर स्टैटिक वेब एप्स के लिए फर्स्ट वी विल एक्सप्लोर के अज्योर पोर्टल पर हम जाएं, और अज्योर पोर्टल पे जाकर हम यहाँ पे साइन इन करेंगे सबसे पहले। ठीक है, अच्छा, मेक श्योर कि आपको यहाँ पे किसी किस्म का कोई सब्सक्रिप्शन मौजूद हो। ठीक है, और अगर सब्सक्रिप्शन आपके पास नहीं है, जैसे लेट्स से मेरे पास तो स्टूडेंट एम्बेसडर्स की सब्सक्रिप्शन है, सो मैं अगर कोई भी रिसोर्स बनाती हूँ, कोई भी सर्विस यूज़ करती हूँ जो कि कॉस्टली है, तो उसके लिए मेरे पास क्रेडिट्स ऑलरेडी मौजूद है, एज यू कैन सी हियर। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है, तो क्योंकि यू आर स्टूडेंट, तो आप लोगों की जो यूनिवर्सिटी आईडीज हैं, यूनिवर्सिटी अकाउंट्स है, उसके थ्रू आप यहाँ पे अगर साइन इन करेंगे तो आपको कुछ क्रेडिट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम क्विकली जाते हैं अज्योर स्टैटिक वेब एप्स पे। ठीक है, अज्योर, अच्छा मैं अज्योर क्यों लिख रही हूँ, स्टैटिक वेब एप्स। ठीक है, सही है, तो यहाँ पे अब हम जाके सबसे पहले क्रिएट करेंगे। सही, क्रिएट पर हम गए। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ना, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको सब्सक्रिप्शन सिलेक्ट करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक सब्सक्रिप्शन मौजूद है, मैं सब्सक्रिप्शन यहाँ सिलेक्ट कर रही हूँ। रिसोर्स ग्रुप, अब रिसोर्स ग्रुप का यहाँ पे एक मेजर कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आप लोग ये बताएं कि रिसोर्स ग्रुप का कोई आइडिया है आप लोगों को? डू यू हैव एवर हर्ड अबाउट रिसोर्स ग्रुप? हैव एनीवन एवर हर्ड अबाउट रिसोर्स ग्रुप? कुछ सुना हो कभी? जस्ट सिंपली टाइप यस और नो, रिसोर्स ग्रुप के बारे में किसी ने कभी सुना है या कोई आइडिया है? कंटेन रिसोर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ग्रेट। ठीक है, परफेक्ट। और कोई? आई जस्ट वांट टू नो कि कितने लोगों को यहाँ आइडिया है, कितने लोगों को आइडिया नहीं है। आई एम होपिंग कि ज्यादा लोगों को नहीं होगा आइडिया, लेकिन स्टिल। ठीक है, सो आई अज्यूम बाकी लोगों को नहीं पता। ठीक है, तो हम रिसोर्स ग्रुप की अगर बात करें, तो रिसोर्स ग्रुप एक ऐसा कंटेनर है जो कि आपका जो भी अज़ूर का सॉल्यूशन आप इस पे बिल्ड करोगे या होस्ट करोगे, उससे रिलेटेड तमाम जितनी भी रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज, सर्विसेज, वो सारी चीज़ें जो ना ये होल्ड करेगा। ठीक है, अच्छा, आप इसको इस तरह से कह सकते हो कि एक टाइप की लॉजिकल ग्रुपिंग है, जिसमें आपकी तमाम रिसोर्सेज को मैनेज किया जाता है। अब मैनेज से यहाँ पे क्या मुराद है? मैनेज का मतलब है, लेट्स से मैंने कोई एक साइट आज डिप्लॉय की। ठीक है, और फिर कल को जाके मुझे कोड में कोई चेंजेस करनी है, यानी अपडेट किया मैंने। ठीक है, तो अपडेट जब होगा तो आपकी साइट पर भी तो इम्पैक्ट आएगा ना, और आपने डिप्लॉय यहाँ पर किया है, तो ये रिसोर्स ग्रुप क्या करेगा, वो अपडेट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, फिर उसके अलावा डिप्लॉय, अपडेट, और उसके अलावा तीसरा कंपोनेंट क्या होता है मैनेज में? डिलीट। ठीक है, अब देखो, जब आप कोई भी रिसोर्सेस यूज कर रहे हो, सर्विसेज यूज कर रहे हो, तो उसका एक बिल बनता है, वो कॉस्ट, उसकी कॉस्ट कैलकुलेट होती है, ट्रैक होती है बेस्ड ऑन द रिसोर्सेज या सर्विसेज जो आप यूज कर रहे हो। ठीक है, तो जो रिसोर्स ग्रुप है, उसके अंदर जितने भी रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हो ना, वो ट्रैक होंगी। ठीक है, वो मॉनिटर भी होती है, और उसी हिसाब से वो कॉस्ट बनती है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई एक रिसोर्स ग्रुप बनाया है और कल को आपको वो डिलीट करना है, तो आप सिंपली जाके रिसोर्स ग्रुप डिलीट कर दोगे, और आपको फिर वो कॉस्ट जो भी चार्ज हो रहा है वो होना बंद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप ये तो ऑलरेडी जो मैंने बनाए हुए हैं वो यूज कर सकते हैं हम, लेकिन मैं यहाँ पे अभी एक नया रिसोर्स ग्रुप का नाम दूंगी। ठीक है, तो वी कैन से हियर डेमो
स्टैटिक वेब एप्स। ठीक है, हम एक डेमो कर रहे हैं तो इसको डेमो का नाम मैं दे देती हूँ, ये बन गया मेरे पास। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जी आपने जो स्टैटिक वेब ऐप बनानी है उसका कोई नाम दें। ठीक है, तो मैं इसको डेमो ऐप सैंपल कर देती हूँ। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आपने जो है कौन सा प्लान टाइप चूज करना है। तो फॉर नाउ वी विल चूज फ्री। ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी कॉस्ट चार्ज हो। अब यहाँ एक मेन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो कि हम आज कवर करेंगे। अब फॉर एग्जांपल आपका आपने जो भी वेबसाइट होस्ट करनी है, ठीक है, वो आपका लोकल पे पड़ा हुआ है। लोकल पे पड़ा हुआ का मतलब है कि आपके पीसी में है। ठीक है, पीसी में है, लैपटॉप में है, कंप्यूटर में है। ठीक है, आपके पास है, अभी वो कहीं पर पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। सही है, और ना ही ये चीज अभी अज्योर पोर्टल के पास गई है, वो होस्ट नहीं हुई है। तो आप किस तरह से जो है ना वो कोड्स अवेलेबल करोगे? तो इसके तीन तरीके हैं। ठीक है, या तो आप गिटहब पे अपना कोड डाल दो। सही है, और गिटहब पे आप कोड डालोगे तो वो पब्लिकली सबको अवेलेबल हो जाएगा, और वहीं से आप जो है ना अज्योर स्टैटिक वेब ऐप पर वो अपना जो गिटहब की जो रिपोजिटरी है उसका लिंक दे दोगे, एंड देन वो कोड वहां से रिट्रीव करके आपकी साइट लाइव करेगा। ठीक है, दूसरा तरीका अज्योर डेवऑप्स। अच्छा, अज्योर डेवऑप्स जैसे ये अज्योर पोर्टल है ना, इसी तरह से अज्योर डेवऑप्स भी एक इनका साइट है। ठीक है, वहां पे अज्योर रेपोज के नाम से एक कह सकते हो कि एक वहाँ पे फीचर है या अवेलेबल, एक तरह से जैसे गिटहब है ना उसी तरह से अज्योर रेपोज है। ठीक है, जहाँ पे आप अपना कोड, आप अपना सोल्यूशन जो भी है वो अपलोड कर सकते हैं एंड उसको यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, करंटली हम अज्योर डेवऑप्स नहीं देखेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। वी विल जस्ट लुक कि गिटहब कैसे काम करता है यहाँ पे, और गिटहब के थ्रू हम कैसे कोड पिक कर सकते हैं, क्योंकि एज अ बिगनर आई वुड सजेस्ट कि आप लोग गिटहब से स्टार्ट करें। ठीक है, देन हम इसका थर्ड ऑप्शन देखेंगे आज। थर्ड ऑप्शन क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं अपना कोड पब्लिक करना नहीं चाहती। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास पीसी में जो जो प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है या जो कोड पड़ा हुआ है, ठीक है, वो मैं डायरेक्टली जो है वो लाइव कर दूं। सही है, तो वो कैसे होगा वो भी हम देख लेंगे। सही है, अच्छा, सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताएं, अगर मैं गिटहब की बात करती हूँ, गिटहब का डेमो अगर हम सबसे पहले देखते हैं, तो यहाँ पे गिटहब का आइडिया कितने लोगों को है? गिटहब पे अकाउंट्स बने हुए हैं सबके? ओके, ओके, ग्रेट। ठीक है, गिटहब से कभी ये लाइव होस्टिंग वगैरह की है आप लोगों ने, या सिर्फ कोड अपलोड किया है? अच्छा, गिटहब ऑल्सो प्रोवाइड गिटहब एक्शंस फैसिलिटी। ठीक है, तो गिटहब एक्शंस के थ्रू भी सॉरी, गिटहब पेजेस के थ्रू भी आप अपना कोड जो है वो होस्ट कर सकते हो, लाइव कर सकते हो। वी कैन कमिट आवर कोड। ठीक है, बिल्कुल हम कमिट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा जो गिटहब की जो रिपॉजिटरी है उसके उसको यूज करते हुए हम किस तरह अपनी जो वेबसाइट है वो लाइव करेंगे। सो फॉर एग्जांपल मैं भी गिटहब पर जाती हूँ। ठीक है, गिटहब पर गए, रिपॉजिटरीज में गए। ठीक है, यहाँ पर हम एक न्यू रेपो बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट है कि मैं डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ करके भी अपना पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, या विजुअल स्टूडियो यूज़ करके, विजुअल स्टूडियो पे जो टर्मिनल होता है वो यूज़ करके मैं अपना पूरा प्रोजेक्ट गिटहब पे पुश कर सकती हूँ। ठीक है, ऐसा ही है। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, अभी क्योंकि हमें मेनली प्रोजेक्ट नहीं बनाना और ना ही कोई फिलवक प्रोजेक्ट मेरे पास ऐसे टेम्पररी पड़ा हुआ है, तो हम सिंपली एक गिटहब रिपोजिटरी बनाएंगे, उसमें एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल बनाएंगे एंड उसको हम लाइव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रिपोजिटरी नेम में दे देती हूँ डेमो ऐप सैंपल के नेम से ही रखते हैं इसे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन
A demo for Azure Static Web Apps. सही है। अच्छा, पब्लिक रखेंगे हम इसे, और इसमें यूजुअली आई डोंट प्रेफर टू ऐड रीडमी फाइल जब मैं इसको सिर्फ कोड पुश करने के लिए क्रिएट करती हूँ, बट राइट नाउ हम खुद ही इस पे एक HTML फाइल क्रिएट करेंगे, तो मैं यहाँ पे रीडमी फाइल भी इंक्लूड कर रही हूँ, ठीक है। और ये आपकी यहाँ पे अब रिपोजिटरी बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक फाइल के जनरेट करते हैं, फाइल क्रिएट करते हैं, सॉरी, ठीक है। इसको मैं नेम दे देती हूँ index.html के नेम से, सही है। अच्छा, अब आप लोग यहाँ पे एक स्टिकी नोट कब से देख रहे होंगे, तो ये मैंने इसलिए रखा हुआ है ताकि वी कैन जस्ट क्विकली कॉपी एंड पेस्ट हियर, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे कर देंगे कमिट। अच्छा, प्रीव्यू भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इस तरह से हमारा प्रीव्यू आएगा और जो भी हमारी साइट होगी उसमें हमें ये वाली लाइन नजर आएगी, ठीक है। लेट्स जस्ट कमिट द चेंजेस एंड जी क्रिएट किया हुआ है। अच्छा, अभी हम इसको जो है ना मास्टर ब्रांच में डाल रहे हैं। मास्टर ब्रांच मेन ब्रांच एक ही चीज है, सही है। तो हम इसे कमिट कर देते हैं, ये हो गई कमिट, ठीक है। अब यहाँ पर आके क्योंकि हमने गिटहब सिलेक्ट किया हुआ है, तो अब हम यहाँ पे अपना ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन मेरा डायरेक्ट ड्रॉप डाउन में इसलिए आ गया क्योंकि मेरा ऑथेंटिकेट हुआ हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ऑथेंटिकेट गिटहब से नहीं हुआ हुआ होगा तो आपको बोलेगा कि आपने जो है इसको ऑथेंटिकेट करना है, ठीक है। तो वो बस एक बटन क्लिक करना होता है, एक प्रॉम्प्ट आपके पास खुलेगा एंड देन यू कैन ऑथेंटिकेट दैट, ठीक है। फिर उसके बाद हम रिपोजिटरी सिलेक्ट करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो कि हमने ये वाली रिपोजिटरी क्रिएट की थी डेमो ऐप सैंपल के नाम से, विच इज दिस वन, ठीक है। तो हम इस पे रिपोजिटरी पे पीछे आ जाते हैं वापस से। ये रिपोजिटरी का पूरा लुक है, सही है। और यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिए। अच्छा, मेन ब्रांच है जैसे कि मैंने आपको हाईलाइट किया था। फिल वक्त हमने बिल्ड वगैरह कुछ भी नहीं बनाना, बिकॉज हमारी सिंपल एक इंडेक्स और HTML की फाइल है, ठीक है। हमने कोई बहुत ज़्यादा उसमें फाइल्स इंक्लूड नहीं की हुई, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे। ओके, वन मोर थिंग, मैं यहाँ पे एक चीज़ भूल गई, वो ये कि आपने यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करना होता है। आई गेस रीजन का ऑप्शन इन्होंने आगे कर दिया है। हाँ, ये रहा रीजन। अच्छा, रीजन का किसी को आइडिया है कि रीजन यहाँ पे क्यों पूछा गया है और क्या इम्पोर्टेंस है इसकी? एनीवन? कोई बता सकता है कि रीजन यहाँ पे क्यों पूछा गया होगा? मतलब एक ख्याल है कि यहाँ पे बहुत सारे रीजन्स हैं, तो मैं किसी भी रीजन पे इसको डिप्लॉय कर सकती हूँ, लेकिन रीजन यहाँ पे अलग से क्यों पूछा गया है? एनी आइडिया? फॉर डेटा सिक्योरिटी आई थिंक। ओके ओके, और कोई? और कोई सिलेक्ट करना, सॉरी, और कोई शेयर करना चाहेगा? फॉर कैप्चरिंग ऑडियंस? नो। इस पे हम अभी बात करते हैं। चल ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बताती हूँ। देखिए, रीजन यहाँ पर इससे पूछा गया है क्योंकि बेसिकली तो ये आपका एक ज्योग्राफिकल लोकेशन एक तरह से रेफर कर रहा है, राइट। अब इसमें क्या होता है कि हर रीजन पे मल्टीपल डेटा सेंटर्स होस्ट हुए हुए होते हैं। डू यू नो डेटा सेंटर्स क्या होते हैं? डेटा सेंटर्स किसी को पता है क्या होता है? वेयर डेटा इज प्लेस्ड, ठीक है। अच्छा, डेटा सेंटर ना आपका बेसिकली आप इस तरह से समझो कि एक हब है, जहाँ या एक प्लेस है जहाँ पे आपके सर्वर्स होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर सर्वर्स। और वो सर्वर्स आपके जो डेटा होता है ना उसको स्टोर करते हैं,
प्रोसेस करते हैं, उस पर डिफरेंट रिक्वेस्ट सेंड होती है, ठीक है। और वो जो जितने भी यूजर्स हैं ना, उनमें वो डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है, ठीक है। एम आई क्लियर? डेटा सेंटर आपका क्या होता है? डेटा सेंटर बेसिकली सर्वर्स होते हैं जहाँ पे आपका जो डेटा है वो स्टोर होता है, प्रोसेस होता है और डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। अब इस तरह से एक रीजन में डिफरेंट डेटा सेंटर्स मौजूद होते हैं, सही है। अब जब आप डेटा सेंटर बनाते हो तो बेसिकली क्यों बनाया जाता है? ताकि आपकी जो भी सॉल्यूशन है, ठीक है, वो स्केल हो सके, उसमें रिडंडेंसी मेंटेन हो सके, और साथ ही जो आप क्लाउड सर्विसेज यूज कर रहे हो वो इफेक्टिवली यूज हो सके, एंड अल्टीमेटली जैसे कि ऊपर किसी ने कहा कि फॉर कैप्चरिंग द ऑडियंस। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप जिस डेटा सेंटर पे अपना सॉल्यूशन डिप्लॉय कर रहे हो ना, वो आपके रीजन में जो आपने सिलेक्ट किया है उस रीजन के तमाम यूजर्स के करीब जितना रीजन होगा ना, लेट्स से अगर मैं एशिया में रहती हूँ, ठीक है, एशिया साइड पे रहती हूँ, एशिया रीजन में, तो उसके करीबी डेटा सेंटर जितना होगा ना, उतना ज़्यादा मेरे लिए आसान होगा कि मैं जो वेबसाइट है जो लाइव हुई हुई है उसको मैं यूज़ करूँ और उसका परफॉर्मेंस मुझे अच्छा मिले, ठीक है। वो ज़्यादा जल्दी लोड होगा, ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट करेगा, तो एफिशिएंसी होगी, ठीक है। तो ये इसका एक कॉन्सेप्ट है कि आपने करीबी रीजन सिलेक्ट करना है ताकि उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव रखी जा सके, सही है। अच्छा, अब उसके अलावा एक और पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो डेटा सेंटर्स हम यूज़ कर रहे हैं ना, तो हर डेटा सेंटर या हर रीजन में सारी सर्विसेज जो है वो अवेलेबल नहीं होती। नॉट ऑल सर्विसेज आर अवेलेबल इन एवरी रीजन, ठीक है। तो इसके लिए हमें ये देखना होगा कि जो सॉल्यूशन हम डिप्लॉय कर रहे हैं उसमें जो फीचर्स हैं, उन फीचर्स के हिसाब से हमने रीजन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो फिल वक्त यहाँ पे मैं सेंट्रल यूएस ही रख रही हूँ। आई कैन ऑल्सो लेट्स चूज दिस वन, ईस्ट एशिया, ठीक है। और यहाँ पे हम आगे बढ़ जाते हैं। अब टैग्स हैं, तो टैग्स में क्या होगा कि टैग्स आपका जो सॉल्यूशन वो बेसिकली आपको हेल्प करेगा बाद में ढूंढने में, आइडेंटिफाई करने में। वी डोंट नीड हियर, ठीक है। तो हम इसको आगे बढ़ते हैं। अब हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। फिल वक्त ये लोड कर रहा है। अब आपके पास जो ना एक तरह से प्रीव्यू है, ठीक है। आप इसको रिव्यू करोगे, आपकी जो भी सेटिंग्स आपने चूज की, एंड देन यू जस्ट सिंपली गो एंड क्रिएट, ठीक है। अब ये क्रिएट हो रहा है। अब आपको इस तरह से साइट में एक प्रॉम्प्ट दिखेगा दैट योर डिप्लॉयमेंट इज इन प्रोग्रेस। वंस ये डिप्लॉय हो जाएगा उसके बाद हम इस रिसोर्स ग्रुप पे जाएंगे और हम देखेंगे कि हमारी वेबसाइट किस तरह से लाइव हुई है। ठीक है, तो डिप्लॉयमेंट इज सक्सीडेड, यू कैन गो टू द रिसोर्स फ्रॉम हियर, और आप यहाँ से भी जा सकते हो, ठीक है। सो लेट्स गो टू आवर रिसोर्स। और ये आप देख सकते हैं कि ये आपका यूआरएल है। अच्छा, एक और चीज़, अब आप हिस्ट्री भी देख सकते हैं आपकी गिटहब एक्शंस की। आप यहाँ से भी जा सकते हैं और आप यहाँ पर भी जा सकते हैं एक्शंस में। यू कैन सी हियर कि आपका जो वर्क फ्लो है वो बन रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे जाके चेक करेंगे, ये बिल्ड हो रहा है, डिप्लॉय हो रहा है। इसको हम मजीद देखते हैं किस तरह से डिप्लॉय हो रहा है, ठीक है। इसने पहले एक जॉब सेटअप की, बिल्ड बनाया, रन की एक्शंस, अब वो कर रहा है अभी, ठीक है। फिनिश्ड। अच्छा, ये सिर्फ एक वार्निंग है, कुड नॉट डिटेक्ट द लैंग्वेज फ्रॉम द रेपो, ओके, जस्ट इग्नोर इट फॉर राइट नाउ, ठीक है। फिनिश अपलोड एंड डिप्लॉयमेंट इट्स। अच्छा, डिप्लॉयमेंट ये अभी भी कर रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो हम इसे होने देते हैं, एंड ये कंप्लीट हो चुका है। देखो, जैसे ही कंप्लीट हो गया, यहाँ पर अब ये ग्रीन कलर का
आपके पास एक मार्क आ जाएगा, चेक मार्क आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि 1 मिनट तक वो ये चीज हो चुकी है। अब क्योंकि ये हो गया है तो अब हम इसे जाएंगे साइट के ऊपर और देखो ये चीज लाइव हो गई। ठीक है, हे माय साइट इज लाइव नाउ। नाउ देयर मस्ट बी अ चांस कि आपने अपनी वेबसाइट में कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल की हो, कुछ ऐसी लाइब्रेरीज इस्तेमाल की हो जिसकी वजह से जो है ये आपका जो वर्क फ्लो है, जो एक्शन है, वो हो सकता है कि रुक जाए। ठीक है, तो वो ज़्यादा इशू कभी होता नहीं है। बस जब कभी ऐसा हो तो आपने जो भी डिपेंडेंसीज होती है वो मेक श्योर कि आप अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर लो या डाउनलोड कर लो, लाइब्रेरीज इंक्लूड कर लो, तो ऐसे मसले नहीं आएंगे। सही है जी। तो ये आपका देखो, ये आपकी साइट है या ये आपका यूआरएल है। ठीक है, ये हो गया एक सिंपलेस्ट तरीका कि आप गिटहब को यूज करते हुए किस तरह से कर सकते हो अपना अ, जो लाइव जो कोड है वो लाइव कर सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका दूसरा तरीका। दूसरा तरीके पे जाते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका स्टैटिक वेब एप्स में गए, हमने क्रिएट किया। क्विकली जाते हैं क्रिएट करने पे। ठीक है, और यहाँ पर हम अपना ये वाला रिसोर्स ग्रुप सिलेक्ट कर लेते हैं जो कि हमने पहले सिलेक्ट किया था। एक डिफरेंट नेम इसको दे देते हैं, डेमो ऐप 2। सही है, डेमो ऐप 2 इसको नाम दे देंगे। एंड अगेन फ्री टायर ही हम रखेंगे, लेकिन दिस टाइम वी विल गो विथ द थर्ड ऑप्शन जिसमें हम कोई गिटहब रेपोजिटरी या कोई भी एज़्योर रेपोजिटरी यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, ईस्ट एशिया रीजन रखेंगे, नेक्स्ट करेंगे और रिव्यूअर क्रिएट कर देंगे। ठीक है, अब ये लोड हो रहा है, अब हम इसको क्रिएट कर देंगे। ठीक है, अब अगेन ये डिप्लॉयमेंट करेगा, लेकिन यहाँ पर अब क्या लगता है आप लोगों को, कोई चीज डिप्लॉय हुई होगी? अच्छा, यहाँ पे अब रिसोर्स ग्रुप पे हम चले जाते हैं जैसे हम लास्ट टाइम गए थे कि हमारा यूआरएल है। ठीक है, यूआरएल पे हम गए, देयर इज नथिंग। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आपकी जो साइट है वो लाइव हो गई है, लेकिन इट इज वेटिंग फॉर आवर कंटेंट। ठीक है, हमने कोई कंटेंट यहाँ पे भी पोस्ट नहीं किया, इसको नहीं पता कि इस फलाना लिंक के ऊपर मुझे क्या कंटेंट यूजर को डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम साइड में रखते हैं गिटहब और इसको। ठीक है, अब हम ये करेंगे कि हम अपने पास जाएंगे, यहाँ हम एक फोल्डर बनाते हैं। कहाँ बनाऊँ मैं फोल्डर? मे बी वी कैन गो हियर और यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं डेमो के नाम से, डेमो स्टैटिक वेब एप्स के नाम से। ठीक है, यहाँ गए, यहाँ जाने के बाद अब मैं एक नया फोल्डर बनाती हूँ ऐप सैंपल के नाम से। ठीक है, इसके अंदर जाते हैं और अब हम खोलेंगे हमारा कमांड प्रॉम्प्ट CMD। ठीक है, अब हम इस डायरेक्टरी के ऊपर खड़े हुए हैं। ठीक है, एक फोल्डर मैंने बनाया, उस फोल्डर के अंदर हम खड़े हुए हैं। सही है, अब इस फोल्डर के अंदर हम बनाएंगे एक रिएक्ट ऐप। ठीक है, एक सिंपल सी एक रिएक्ट ऐप बनाएंगे और उस रिएक्ट ऐप को हम लाइव कर देंगे। सही है, अब वो स्टिकी नोट ये रहा मेरा। अब मैं कमांड्स यहाँ पे मैंने अच्छा एक्चुअली ये कमांड्स ना आप लोगों को याद होनी चाहिए। इन केस अगर आप लोगों को याद नहीं होती तो आप इसको गूगल चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हो। यहाँ पे मैंने इसलिए आप लोगों के लिए पेस्ट करके रखी है ताकि इन केस अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है या अगर रिकॉर्डिंग हो रही है तो आप लोग बाद में रिकॉल कर सको। ठीक है, तो ये लेट्स क्रिएट आवर ऐप। सही, इसको करेंगे कॉपी और ये कर देंगे पेस्ट। ठीक है,
तो अब ये npm, अच्छा npm मैंने क्यों इंस्टॉल किया, क्योंकि देखो आपकी जो वो होती है ना, रिएक्ट ऐप बनाने की जो कमांड होती है उसके लिए आपको npm की नीड होती है। देखो आप npm बाद में स्टार्ट करते हो, तो इनकेस अगर आपके पास npm नहीं है तो आपने फिर ये इंस्टॉल करना है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, सही है, तो आई गेस ये नहीं होगा, इस वजह से इसने वार्निंग दी है। फिर उसके बाद आपने जो है वो अपने ये चीज़ आपने npm इंस्टॉल कर लिया। अब उसके बाद आपने अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में जाना होता है, लेकिन हमने डायरेक्टली यहीं से खोला था, सही है। प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जाकर हमने cmd कमांड खोला था, तो अब इसकी नीड नहीं है। अब हम डायरेक्टली एक ऐप को क्रिएट करेंगे। क्या हो गया, ये कॉपी क्यों नहीं हो रहा? ओके, हो गया। ठीक है, तो अब इसने जो है वो ऐप क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अच्छा, इट वुड टेक अ बिट टाइम, और तब तक हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसने यहाँ पे अभी डिप्लॉयमेंट हमारी कंप्लीट कर दी है। सॉरी, डिप्लॉयमेंट कह रही हूँ, ऐप क्रिएट कर दी है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था ना ऊपर, npm मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, आप इसका वर्जन चेक कर सकते हैं। इनकेस अगर किसी को नहीं पता किस तरह से चेक करना है, तो लेट मी जस्ट क्विकली शो यू। ठीक है, तो ये वर्जन का हमारे पास ऑलरेडी आप कह सकते हो कि npm इंस्टॉल्ड है। ठीक है, नजर आ रहा है ना आप लोगों को, या फिर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं? शुड आई जूम इट अ लिटिल बिट? ठीक है, मैं इसको जूम कर देती हूँ। ठीक है, अब इज इट विजिबल टू यू? अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने npm इंस्टॉल करने की कोशिश करी। ठीक है, जिनके पास है वो वर्जन से चेक कर लें। ठीक है, उसके बाद हमने पाथ डायरेक्टरी पर जाना है। इन केस अगर आप डायरेक्टली पाथ उस प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में खड़े हुए और आपने cmd वहीं से खोला है, तो आपको इस प्रोसेस की नीड नहीं है। ये नीड उस उनके लिए जिन्होंने यहाँ से जाके डायरेक्ट कमांड प्रॉम्प्ट खोला था, सही है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने एक ऐप क्रिएट की है।
माई रिएक्ट ऐप के नाम से, ठीक है। तो अब हम इस पे चेक करते हैं कि क्या इसने वाकई बनाया कि कुछ के नहीं बनाया है, ठीक है। तो हम DIR करेंगे तो ये देखो आप यहाँ पे जो है चेक कर सकते हो कि माई रिएक्ट ऐप के नाम से कुछ चीज़ बनी हुई है, ठीक है। सिमिलरली आप फोल्डर में जाओगे तो आपको फोल्डर में देखो यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था, अब आपको एक फोल्डर नजर आ रहा है। फोल्डर में जाएंगे तो फोल्डर में ये सारी चीजें नजर आएगी। उसने नोट के मॉड्यूल्स बनाए हैं, एक SRC का फोल्डर बनाया है, पैकेज बनाए, रीड मी इंक्लूड किया और ये सारी चीजें। अब यहाँ पे चेक करते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे गए CD माई रिएक्ट ऐप पे जाएंगे, ठीक है। अब आपकी देखो डायरेक्टरी चेंज हो गई। अब आप फोल्डर के अंदर हो, जो इसने फोल्डर बनाया था ना उस फोल्डर के अंदर हो आप, ठीक है। DIR करो, डायरेक्टरी में देखो क्या क्या चीजें हैं। तो देखो ये वो तमाम चीजें उसने दिखा दी जो जो हम यहाँ पर देख सकते थे, सही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम npm स्टार्ट करें, ठीक है। जो हमारी रिएक्ट ऐप है उसको हम स्टार्ट करें, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे npm स्टार्ट, ठीक है। अब ये इस चीज को स्टार्ट करेगा और देखो इसने लोकल होस्ट के ऊपर ये चीज स्टार्ट कर दी है। ये आपकी रिएक्ट ऐप अब स्टार्ट हो गई है। आप यहाँ पे देख सकते हो लोकल होस्ट और इसको एक IP भी असाइन कर दी गई है, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट आपका ये बना कर देता है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आपने अगर प्रोडक्शन बिल्ड करनी है, ठीक है, तो आपने npm run build की कमांड देनी है, ठीक है। अब आप आपकी जो नेक्स्ट है कमांड वो npm run build होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले SWA को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। वो क्या चीज़ है अब मैं दिखा देती हूँ। लेट्स से हम यहाँ पर गए थे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा कोई भी कंटेंट नहीं है, जबकि अभी हमने रिएक्ट ऐप बनाई, लेकिन रिएक्ट ऐप हमारे पास अभी लोकल पर पड़ी हुई है, ठीक है। यानी हमारे PC पे पड़ा हुआ है, अभी वो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए अब हम ये वाली सर्विस का हम इस्तेमाल करेंगे ताकि हम अपना कोड यहाँ पे डिप्लॉय कर सकें, सही है। तो अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि अगर कोई VS कोड से करना चाह रहा है तो वो भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन अभी हम CLI का यूज करेंगे, सही है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे Ctrl+C करते हैं। Ctrl+C करके हम बाहर आ जाएंगे, ठीक है। ये चीज हमने टर्मिनेट कर दी। अब टर्मिनेट करने के बाद हम बाहर आ गए। अब हम जाएंगे और हम इंस्टॉल करेंगे सबसे पहले एप्स CLI, ठीक है। लेकिन मैंने जैसे कि कहा कि मैंने ये चीज़ करी हुई है। अगर आप ये रन करेंगे तो सिंपली इंस्टॉल कर देगा, लेकिन मैंने ये चीज़ करी हुई है तो मैं सीधा आप लोगों को वर्जन दिखाऊंगी कि किस क्या वर्जन मेरे पास अभी मौजूद है, ठीक है। तो मेरे पास 1.1.1.8 का वर्जन मौजूद है, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैं SWA इनिट करूंगी, ठीक है। SWA बेसिकली यहाँ पे क्या है, स्टैटिक वेब एप्स, ठीक है। स्टैटिक वेब एप्स CLI, स्टैटिक वेब एप्स इनिट। स्टैटिक वेब एप्स इनिट का मतलब है कि वो भी इनिशियलाइज करेगा, ठीक है। इनिट इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर द इनिशियलाइजेशन, ठीक है। अब हम इसको एंटर करते हैं तो देखो इसने पूछा कि अब आपको कोई नाम देना पड़ेगा इस चीज का, ठीक है। तो मैं इसको दे देती हूँ अपना नाम ऐप सैंपल के नेम से, सही है। यहाँ पे पूछेगा कि आपने जितनी भी ये सेटिंग्स प्रोवाइड की है, लोकल होस्ट और ये सारी चीजें, ये सब करेक्ट है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप सिंपली एन टाइप कर सकते हो, अगर सही है तो आपको यस करने के लिए बाय टाइप करना पड़ेगा। तो वो ऑटोमेटिकली उसको कंसिडर करेगा एस यस, एंड देन यू कैन सी कि आपका इनिशियलाइज हो चुका है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है आपसे, अब वो आपसे कह रहा है कि आपने जो सर्विस है, जो स्टैटिक वेब एप्स की जो सर्विस है वो स्टार्ट करनी है, ठीक है। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो देखो ये स्टार्ट होना स्टार्ट हो गया।
स्टार्ट हो रहा है ये, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसने सक्सेसफुली का मुझे प्रॉम्प्ट दिखाया है, दैट मीन्स कि सक्सेसफुल हो चुका है। नाउ लेट्स गो एंड रिफ्रेश दिस। कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी तक हमने बिल्ड नहीं किया हुआ। सही है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बिल्ड करेंगे। बिल्ड क्या होता है? एक सेकेंड में आप लोगों को ये पहले रन कर दूं साइड बाय साइड, मैं आप लोगों को बताऊंगी फिर। ठीक है, तो अब यहाँ पे SWA बिल्ड की कमांड हम चलाएंगे। सो व्हाट डज बिल्ड डू? तो बिल्ड बेसिकली आपको चेक, डिप्लॉयमेंट से पहले चेक करेगा कि कौन कौन से एरर्स हैं। ठीक है, वो एरर्स तलाश करेगा, अगर कोई होगा तो वहां पे रोक देगा और फिर बोलेगा कि फलाना एरर सॉल्व करो। ठीक है। दूसरा काम क्या करेगा कि जो भी फाइल्स नेसेसरी है ना आपके प्रोजेक्ट या सॉल्यूशन के हिसाब से, वो फाइल्स जो है ना वो जनरेट करेगा। ठीक है, जो भी उसको डिप्लॉयमेंट के लिए ज़रूरत होगी वो फाइल्स वो खुद ही जनरेट करेगा, बिल्ड करेगा। साथ ही वो अल्टीमेटली फिर ये जो फाइल्स जनरेट कर रहा है या जो भी काम कर रहा है बैकएंड पे, वो आपके जो भी साइट है उसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव करेगा। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पे रन करते हैं। अब ये यहाँ पे बिल्ड हो रहा है। सही है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी आ रहा है, क्रिएट एंड ऑप्टिमाइज्ड प्रोडक्शन बिल्ड। ठीक है, तो ये आपका सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम जाते हैं और अपनी साइट रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अब भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि इसने देखो चीजें बिल्ड कर ली। अब आपके पास देखो यहाँ पे पहले बिल्ड का फोल्डर नहीं था, ये बिल्ड का फोल्डर बन गया। जब आपने इनिशिएट किया तो आपके पास यहाँ पे कॉन्फ़िगर की फाइल भी बन गई। ठीक है, लेकिन अभी तक आपने डिप्लॉय नहीं किया है। सही है, बिल्ड के फोल्डर में जाके देखो आपका एक जो है ये इंडेक्स फाइल भी यहाँ पर आ गई, सारी चीजें आ गई। सही है, लेकिन अभी तक आपने डिप्लॉय नहीं किया है। तो अब हम डिप्लॉय की कमांड चलाएंगे। सही है, तो अब हम यहाँ जाएंगे, हमारी कमांड पे जाएंगे, हम कमांड देखेंगे क्या है। अच्छा, अब आपने सबसे पहले जो है ये चीज कॉपी करनी है, डिप्लॉय की कमांड। अब आपने आगे बताना है कि डिप्लॉय आपको जहां पे करना है ना वो जगह कौन सी है, वो सर्वर कौन सा है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप अपने डिप्लॉयमेंट का टोकन पास करोगे। ठीक है, एक तरह से हम क्रेडेंशियल आईडी पास करते हैं ना, उसी तरह से। अब वो कहाँ से मिलेगा आपको? अब ये जो आपकी साइट थी जहाँ पे आपने रिसोर्स ग्रुप बनाया हुआ था, ठीक है, रिसोर्स ग्रुप, यहाँ पे आप जाके मैनेज डिप्लॉयमेंट के टैब पर जाओगे और यहाँ पे आपका टोकन मौजूद है जिसको आपने कॉपी करना है। कॉपी कर लिया, क्लोज कर लिया, यहाँ पर आए, पेस्ट। ठीक है, और आप करोगे एंटर। अब ये आपका जो डिप्लॉय कर रहा है ना ये प्रीव्यू इन्वायरमेंट में कर रहा है। ठीक है, जो कि सिर्फ मुझे नजर आएगा और किसी को अभी अवेलेबल नहीं होगा ये। ठीक है, अब ये कर रहा है, लावा अब ये हम देखना इसको पापा देख क्या लें। कह रहे हैं, मुझे आवाज नहीं आ रही। पता नहीं, देखो काइंडली आप मार्क्स, पापा फोन पे। काइंडली आप माइक्स क्लोज कर लें इन केस अगर वो गलती से ओपन हो गया है। ठीक है, तो अब आपका ये डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल हो गया है। कौन से एनवायरनमेंट में? प्रीव्यू एनवायरनमेंट में। सही है, अब आप जाएंगे, साइट रीलोड करेंगे, कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि प्रीव्यू एनवायरनमेंट है। अब ये मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे प्रीव्यू एनवायरनमेंट कहाँ है? अब आप यहाँ जाएंगे, इसको स्क्रॉल करेंगे अपने लेफ्ट साइड पे जो सेक्शन है उसको, उसमें आप देखेंगे इन्वायरमेंट्स का एक टैब है। इन्वायरमेंट्स में गए, ठीक है, इन्वायरमेंट्स में जाके ये देखो चीज रेडी हो गई है। ठीक है, आप ब्राउज करोगे, आपको ये ऐप नजर आ जाएगी। सही है, लेकिन ये अभी पब्लिक नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आप इस, अब आप जाओगे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में। इसको ना प्रीव्यू एनवायरनमेंट से प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जाके डिप्लॉय करना है। सही है, तो आप यहाँ गए, सेम कमांड हम यूज करेंगे, सिर्फ हम क्या करेंगे यहाँ पे
इन्वायरमेंट मेंशन कर देंगे, इन्वायरमेंट, और आपकी जो प्रोडक्शन है हम उसको इज इक्वल्स टू करके यहाँ पे मेंशन कर देंगे, इज इक्वल्स टू प्रोडक्शन। ठीक है, इन्वायरमेंट इज इक्वल्स टू प्रोडक्शन। और अब हम ये जब कमांड चलाएंगे तो आपकी जो भी ऐप है वो डिप्लॉय हो जाएगी प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में। ठीक है, लेट्स रन दिस। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये चीज कंप्लीट हो गई है, सही है। अब हम जाके यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं हमारे पोर्टल को। अब देखो यहाँ पे पहले वेटिंग इन प्रोग्रेस आ रहा था, अब रेडी हो गया है। ठीक है, अब आप चाहें तो यहाँ से ब्राउज करें, चाहें तो आप दोबारा से यहाँ पे ओवरव्यू में जाएं, ओवरव्यू में जाके सोर्स भी आ गया देखो अब यहाँ पे। ठीक है, और आप ये वाली लिंक पे भी ये वाली लिंक पे भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, ये वाली लिंक क्योंकि हमने ऑलरेडी खोली हुई थी तो हम यहाँ जाएंगे और अब रिफ्रेश करेंगे, तो अब आपकी ऐप जो है वो लाइव हो गई है। अब आप जो भी कंटेंट आप अपनी ऐप में डालोगे वो यहाँ पे साइड बाय साइड डिप्लॉय होता रहेगा और दिखता रहेगा। ठीक है, सो दिस वाज अ शॉर्ट डेमो, एक्चुअली थोड़ा सा लेंदी हो गया बट आई रियली होप कि आप सबको थोड़ा सा क्लैरिटी मिली होगी। एंड दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। और मैंने वहां से एक्सेप्ट कर दिया था। सॉरी, आप क्या कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया, कैन यू प्लीज रिपीट? Okay, Nida, so this is all from my side. Let me know if you have any questions वगैरह। मज़ीद हम इस पे 5 मिनट्स दे सकते हैं अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है। और अगर उसके अलावा अगर आप अभी नहीं पूछना चाह रहे हैं देन यू कैन सिंपली रीच आउट टू मी ओवर लिंक्डइन, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर भी रीच आउट कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। Thank you so much, Eamon. Let me know if you guys have any question. Guys, if you want to ask question, please open your mic. Thank you for your insights. Welcome, Momina. ओके, सो आई होप किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है। इन केस अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो दे कैन रीच मी आउट। ठीक है, एंड हियर आई वुड लाइक टू कंक्लूड। थैंक यू सो मच Nida for your invite. Thank you so much, Kiran, to share your knowledge with us. And I want to thank each and every one of you for joining us today, whether you are already a member of MLSA or not. Together, let's unlock the power of technology and create a brighter future for ourselves and others. Once again, thank you, everyone. Allah Hafiz.